सॉरी फॉर इंटरप्शन और लिटिल डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी, माफ़ी चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से हम अपना मिशन नेचर 2021 को। रिसर्च की मीनिंग मैंने पढ़ा दिया। रिसर्च के आपको करेक्टरिस्टिक्स यानी विशेषताओं को बता रही थी। विशेषताओं से क्वेश्चन पुट होते हैं, इसलिए उन्हें थोड़े अच्छे से पढ़ना है। 2-4 विशेषताएं मैंने आपको बता दी हैं, कुछ बाकी रह गई, उन्हें कवर करते हैं। प्रीवियस वीडियो अगर आपने मेरी नहीं देखी है क्लास 1 की, तो उसे भी देख लीजिएगा, तब ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी। तो विशेषताओं में 2-4 विशेषताएं मैंने बता दी। तो अब चलते हैं आगे की ओर, मूव करते हैं। डेवलप कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। अगर आपका जो रिसर्च है ये जनरलाइज हो गया, इसका सामान्यीकरण हो गया, यानी कि जैसे कहा जाए कि गुरुत्वाकर्षण के लिए, ग्रेविटी के लिए, देखिए मुझे एन मौके पे मैं बोलती हूँ, नाम भूल जाता है। एप्पल वाला जो था कि एप्पल गिरता था, कौन से वैज्ञानिक थे उनका नाम ही मैं भूल गई, बट ये बस एग्जांपल है तो उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि उन्होंने देखा कि एप्पल नीचे गिरता है, ऊपर नहीं जाता है, ऐसा करके, क्योंकि सिर्फ ग्रेविटी है। अब ये तो इन्होंने शोध के लिए इनको एक क्वेश्चन मिल गया, ठीक है, समस्या मिल गई, प्रॉब्लम मिल गया। अब इस पे इन्होंने पूरा शोध किया और इनकी शोध जनरलाइज हो गई, सामान्यीकरण हो गया, पूरी जगह एप्लीकेबल हो गई। सब लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ऐसा होता है, ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण का नियम काम करता है, ठीक है। तो ये फिर क्या बन गई, थ्योरी बन गई, सिद्धांत बन गया, या फिर आप कह सकते हो कॉन्सेप्ट बन गया, जिसे सभी मानने लगे, है ना। तो रिसर्च कई बार ऐसा भी होता है, अगर जनरलाइज हो गया तो वो थ्योरी भी बन जाती है, कॉन्सेप्ट भी बन जाता है। जैसे आपके फ्रायड ने जो रिसर्च किया, या फिर जो आपके स्किनर महोदय ने रिसर्च किया है, वो थ्योरी क्यों बन गई, वो सिद्धांत क्यों बन गया, क्योंकि इन्होंने उसे जनरलाइज कर दिया, सामान्यीकरण उसका कर दिया कि हाँ जो मैं आपको एक बिल्ली वाला, चाहे पावलॉव वाला, डॉग वाला, ये बिल्ली वाला जो मैंने प्रयोग किया है, ये सभी पे एप्लीकेबल है। इन्होंने जनरलाइज कर दिया, इसलिए थ्योरी डेवलप हो। तो रिसर्च से थ्योरी भी डेवलप होती है, सिद्धांतों का निर्माण भी होता है। हेल्प्स टू टेक डिसीजन, निर्णय लेने में मददगार होता है। क्या होता है, निर्णय लेने में बहुत ही मददगार होता है आपका। कोई आपको डिसीजन लेना, आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक सेकेंड में लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है, मैं इसे ऑफ करूं। सॉरी अगेन। आप लोग सोचते होंगे मैं पढ़ाई के बीच में आप लोगों को कितना डिस्टर्ब करती हूँ, है ना, उठ के कहाँ चली जाती हूँ या ऐसा कुछ। तो एक्चुअली कभी मैं दूध चढ़ा के छोड़ देती हूँ, फिर जलने लगता है, कभी मुझे अपने बच्चे की बदमाशी की आवाज़ आती है, कभी डोर पे कोई आ जाता है, या फिर कोई कभी बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉल आ जाता है एज ए पेरेंट्स या आपके भाई बहनों का, तो रिसीव करना पड़ जाता है, इसलिए डिस्टर्ब करती हूँ। अदरवाइज मैं और किसी चीज़ को लेकर आपको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। तो चलिए, डिसीजन, हेल्प्स टू टेक डिसीजन, आपको निर्णय लेने में आपका शोध मदद करता है। अब मैंने शोध किया, रिसर्च किया, है ना, रिसर्च किया कि जो शैम्पूज हम यूज कर रहे हैं उसमें केमिकल बहुत ज्यादा है, और इस शैम्पू के यूज की वजह से मेरे बाल बहुत टूट रहे हैं, है ना। मेरे बाल क्यों टूट रहे हैं, कि मैं जो शैम्पू यूज कर रही हूँ इसमें बहुत ही केमिकल है। अब इसके लिए ये रिसर्च द्वारा मैंने क्या किया, साबित किया, रिसर्च से साबित हुआ कि जो जो लोग शैम्पू, बहुत केमिकल वाले शैम्पू यूज कर रहे हैं, उनके हेयर फॉल ज्यादा हो रहे हैं, उनके बाल ज्यादा टूट रहे हैं।
और जो लोग बहुत ही माइल्ड शैम्पू को यूज करते हैं उनके बाल बहुत कम गिरते हैं। तो यहाँ मुझे क्या डिसीजन लेने में आसानी होगी, निर्णय लेने में, कि केमिकल वाले शैम्पू को बंद करो, थोड़े से माइल्ड शैम्पू को यूज करो। ठीक है, मैंने ये तो आपको बताया है कि न्यू फैक्ट्स को, नए तथ्यों को और नई आप सूचनाओं को क्या करता है, सर्च करता है। रिसर्च के द्वारा हम सर्च करते हैं। फिर क्या है आपका ऑब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है वस्तुनिष्ठता। ठीक है, वस्तुनिष्ठता का मतलब है नो बायस, यानी कि मैं पक्षपात नहीं करूंगी, है ना। मुझे पक्षपात नहीं करना है, ना मैं करूंगी ना किसी और का पूर्वाग्रह, है ना। पक्षपात यहाँ पे पढ़ने दूंगी अपने रिसर्च पे, और तभी ये मेरा रिसर्च क्या होगा, ये रिसर्च की करेक्टरिस्टिक्स होगी। मेरा रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा, सर्वमान्य भी होगा, तभी जब ऑब्जेक्टिविटी होती है। अब कैसे मैं इस पे किसी का पक्षपात नहीं होने दूंगी। जैसे कि मैंने क्या किया कि मैं कह दूं कि 2 घंटे से ज्यादा टीवी देखने से आंखें खराब हो जाती हैं, है ना। अब इसको पक्षपात के रूप में मैं क्या करूं कि नहीं, 2 घंटे से ज्यादा जो लोग टीवी देखते हैं उनका आईक्यू लेवल, बुद्धि बहुत कम हो जाती है। अब मैं यहाँ पे क्या करूं, जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको ना लूं, उनको नहीं ले रही हूँ। ये 2 घंटे से ज्यादा टीवी भी देखते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं लेके और क्या कर रही हूँ, जो कमजोर बच्चे हैं जिनका आईक्यू पहले से 90 से कम है, उन सब लोगों को ले रही हूँ। अब भाई उन सब बच्चों को लूंगी तो ये तो डिसाइड हो जाएगा ना कि ये सारे भाई कमजोर हैं। तो हो सकता है कि 2 घंटे टीवी देखे इसीलिए कमजोर हो गए। और जो टैलेंटेड हैं उनको मैंने यहाँ लिया नहीं, वो आज भी टैलेंटेड है। 2 घंटे टीवी देखने से उनपे कोई फर्क नहीं पड़ा सॉरी, आईक्यू इनका अभी भी इतना मेंटेन है। तो मैंने यहाँ पे पर्सनल बायस किया, है ना। तो ये मेरा रिसर्च जनरलाइज भी नहीं हो सकता, सर्वमान भी नहीं हो सकता, ऑब्जेक्टिविटी इसमें नहीं है। ये होता है ऑब्जेक्टिविटी का मतलब। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। विश्वसनीयता जब सेम रिजल्ट मिले, सेम रिजल्ट अगर आपको मिल रहा है, आप सेम चीज कर रहे हो, सेम सिचुएशन में कर रहे हो, तो आपको सेम रिजल्ट मिल रहा है, तो आपका ये रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता होगी। जैसे कि मैंने क्या किया, गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर, इन 3 जगह से मैंने रैंडम तरीके से 5-5 बच्चों को चुना। इसमें मैंने अपना बायस नहीं दिखाया, ऑब्जेक्टिविटी यहाँ पे रही, कोई मैंने बायस नहीं दिखाया। 5-5 बच्चों को रैंडमली लॉटरी मेथड से किसी तरह मैंने सेलेक्ट कर लिया, और इसको फिर इन पे मैंने रिसर्च किया कि 2 घंटे ये पबजी खेलते हैं तो इन पे क्या असर पड़ता है। फिर जो निष्कर्ष निकलेगा, है ना, वो अभी भी सेम निकलेगा। और फिर बाद की सिचुएशन, फिर मैं गोरखपुर से, वाराणसी से, कानपुर से 5-5 बच्चों को लूंगी तो भी वही रिजल्ट निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे रिजल्ट सेम रहेगा, रिलायबिलिटी रहेगी, विश्वसनीयता रहेगी, है ना। जैसे कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन तो आपको आंसर पता है तो आपने टू नंबर आपका आंसर रहेगा। ये आंसर हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आंसर कभी 4 भी हो जाएगा। 2 है तो 2 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे मुझे 1 नंबर मिल जाएंगे, 1 नंबर का 1 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए लिखने वाला एग्जामिनेशन है, लिख दिया, किसी बच्चे ने 4 पेज लिखा, किसी ने 8 पेज लिखा, किसी ने 2 पेज लिखा, तो मुझे इस 4 पेज वाले की राइटिंग बड़ी अच्छी लगी तो मैंने इसे 10 नंबर दे दिया, बाकी लोगों को 2-2 नंबर दिया। ठीक है, या तो कुछ लोगों को क्या लगा कि 8 पेज लिखा है, इसने ज्यादा लिखा है तो इसको 10 नंबर दे दिया, बाकी लोगों को 2-2 नंबर दे दिया। तो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी हो सकती है, व्यक्तिनिष्ठता हो सकती है, और सेम रिजल्ट कभी नहीं निकलने वाला, रिलायबिलिटी यहाँ पे नहीं होती है। बट यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता होती है। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैधता, वैधता को हम कहते हैं वैलिडिटी। वैलिडिटी का क्या मतलब हुआ, वैलिडिटी का मतलब हुआ कि जितना प्रोसीजर हमने, प्रक्रिया को अपनाया है,
जितने हमने इंस्ट्रूमेंट यंत्रों को अपने शोध में लिया है, जितना हमने टेस्ट किया है, वो सारे के सारे वैलिड होने चाहिए, वैध होने चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए, परिशुद्धता होनी चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, किसी तरीके का कोई एरर, गलती इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मैंने भार लिया, लोगों का वेट लिया, तो मेरी वेट मशीन ही खराब है ना, 50 किलो वाले को 60 किलो बताती है, तो इस टाइप का भी एरर मेरे पास इंस्ट्रूमेंट का एरर भी नहीं है। ठीक, मतलब वही मेच्योर करे, मेजर करे जो जिस चीज के लिए बनाया गया है। अब फिर है आपका एक्यूरेसी। एक्यूरेसी आपका रिलेटेड है वैलिडिटी से, यानी कि आपकी जो परिशुद्धता संबंधित है वैधता से। ये क्वेश्चन बना है, तो आपकी जो परिशुद्धता है वो वैधता से संबंधित है। एक्यूरेसी इज रिलेटेड विद वैलिडिटी। फिर है आपका क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, आपने क्रेडिबल सुना होगा। ठीक है, क्रेडिबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। मैं जहां से भी मैटर लूँ, मैं रिसर्च कर रही हूँ, जहां से भी मैटर लूँ, जहां जो भी प्रोसेस, जो भी इंस्ट्रूमेंट टेक्स्ट को यूज करो, वो क्रेडिबल। लोग कहते हैं ना कि वो जो शॉप है ना, मेरे पास में जो शॉप है, वहां पे जो आटा मिलता है ना, आटा एकदम शुद्ध रहता है। वो शॉप वाला एकदम क्रेडिबल इंसान है, एकदम शुद्ध आटा मसाले देता है। और कोई कहेगा कि मेरे बगल में जो शॉप वाला है, उसका आटा बहुत मिलावटी है, मिक्स करके देता है पता नहीं क्या क्या, उसके स्पाइसेस वगैरह, मसाले वगैरह भी खराब है, तो वो शॉप क्रेडिबल नहीं है ना। तो क्रेडिबिलिटी बहुत ही जरूरी है आपके रिसर्च में। विश्वसनीय तथ्यों, विश्वसनीय मैटर, विश्वसनीय इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करना जरूरी है जब आप रिसर्च करते हो तो। फिर है जनरलाइजेबिलिटी। ये सामान्यीकरण तो मैंने आपको बता दिया है कि आप कोई भी प्रयोग कर रहे हो, जो आपकी फाइंडिंग निकली है, आपकी जो फाइंडिंग निकली है वो एप्लीकेबल हो होल पॉपुलेशन पे। ये पॉपुलेशन है, आपका जनसंख्या है, सभी लोगों पे आपकी फाइंडिंग मतलब एप्लीकेबल हो। यानी कि अगर आपने टूथपेस्ट बनाया है, इस टूथपेस्ट को करने से सेंसिटिविटी चली जाती है, तो ये सेंसिटिविटी आपने ये रिसर्च किया 10 लोगों पे, ठीक है, फिर यहाँ पे 10 करोड़ लोग हैं, वो उस पर भी एप्लीकेबल हो, ये 10 करोड़ लोग भी आपके इस टूथपेस्ट को यूज करें तो उनकी सेंसिटिविटी चली जाए, तो ये होता है जनरलाइजेशन। आप लोग मुझे बताते नहीं है कि आप लोगों को समझ में आता नहीं, मैं इतना बोलती हूँ, मैं इतनी कोशिश करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझाऊं, इसके लिए बहुत सारे एग्जाम्पल लेती हूँ, बट आप लोग कभी भी नहीं कहते हो कि हाँ समझ में भी आ गया। आप ये सही कह दिया करो, 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी लोग नहीं कहते हो। एम्पिरिकल का मतलब होता है अनुभवजन्य। डोंट वरी, मैं चने के पेड़ पे नहीं चढ़ जाऊंगी, अगर आप लोग थोड़ी सी मेरी प्रेज कर दोगे या बुराई भी कर दोगे तो मैं बहुत गुस्सा नहीं हो जाऊंगी। टेल मी द ट्रूथ, ओके। अनुभवजन्य, अनुभवजन्य का मतलब होता है कि हमारे रियल एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपीरियंस पे बेस्ड हो, यानी कि हमने अनुभव प्राप्त किया। अब जैसे कि ये बच्चा, ये जो राम है, ये दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, इसके ऊपर मुझे रिसर्च करना है। तो कोई और श्याम आके मुझे ना बताए कि ये राम कैसा बिहेवियर करता है, कैसा इसका व्यवहार है अन्य बच्चों के साथ, ये मुझे श्याम आके ना बताए, मैं खुद इसका अवलोकन करूं, ऑब्जर्वेशन करूं, या खुद मैं यहाँ पे बच्ची बन के यहाँ पे खेलने लग जाऊं उसके साथ, है ना। ये करना है तब मुझे अनुभव प्राप्त होगा। मुझे दूसरों की बातों को यहाँ पे नहीं सुनना है, खुद अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके अपने रिजल्ट को देना है। सिस्टमैटिक तो आप जानते भी हो कि क्रमबद्धता बहुत जरूरी है रिसर्च में, जीवन के हर क्षेत्र में सिस्टमैटिक होना जरूरी है। तो आप ये समझ लो रिसर्च जैसी चीज में सिस्टमैटिक होना कितना इम्पोर्टेंट होता है। फिर क्या है, कंट्रोल फैक्टिकल, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, तो इतने आपके हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स। अब
मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगी कि अब हम स्टेप्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट में, ठीक है। तो अभी जितना पढ़ा दिया आपको, इन सब चीजों को अच्छे से रिवाइज करिएगा, अच्छे से नोट करिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में स्टेप्स ऑफ रिसर्च के साथ। थैंक यू।